हेलो दोस्तों। आप लोगों का क्लास 12 का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया स्टेट बोर्ड का। और अभी सीबीएसई का चल रहा है, लेकिन उसके साथ ही आप लोगों को जो तैयारी करनी है वो सीयूईटी। क्योंकि इसके बाद आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, तो देश के किसी भी विश्वविद्यालय में किसी भी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन करने के लिए आपको एक परीक्षा पास करनी होगी, जो पूरे देश स्तर की परीक्षा है, जिसका नाम है सीयूईटी। ये सीयूईटी की परीक्षा आपको बिना पास किए आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ग्रेजुएशन के लिए नहीं ले सकते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है सीयूईटी का, पहले ये तो जाने। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सीयूईटी है क्या और क्यों सीयूईटी लाया गया है। बस स्टूडेंट के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट का ये मानना है कि सीयूईटी परेशान करने के लिए लाया गया। कुछ लोग बोलते हैं कि सीयूईटी का कोई ज़रूरत ही नहीं था, परेशान किया जा रहा है, डिस्टर्ब किया जा रहा है। कुछ लोग यहाँ तक कह दे रहे हैं कि सरकार आपको पढ़ाना नहीं चाहती, इसलिए सीयूईटी जैसी परीक्षा ला दी। तो ऐसी स्थिति में मेरा एक सवाल है कि सीयूईटी आखिर आया कैसे, और आप लोगों का भी ये सवाल होगा कि सीयूईटी आखिर आया क्यों, क्या पर्पस है सीयूईटी आने का। तो आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि सीयूईटी जैसे परीक्षा की क्या हो सकता है। बहुत सारे लोग हमारे बोल रहे हैं कि सीयूटी का कोई जरूरत ही नहीं था। तो जरूरत नहीं था तो क्यों लाया गया, सरकार क्यों ला रही है, उसके पीछे क्या मंशा है सरकार की, क्या करना चाहती है सरकार, और क्या स्टूडेंट से वो एस्पेक्ट कर रही है, क्या है जो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है और क्या स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से खराब है। इसको हम लोग एक एक आराम से एक एक करके चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देश के किसी भी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन करने के लिए या पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए सीयूटी की परीक्षा आ गई। आने वाले समय में सीयूटी सबकी परीक्षा ले गई, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, मेडिकल का, सबका एक कॉमन एग्जाम होगा। इसका फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रांस टेस्ट। कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रांस टेस्ट, याद रखिएगा, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रांस टेस्ट। इसका मतलब है कि अब पहले क्या होता था, पहले पहले के थोड़ा सा 2000, ये सीयूटी से पहले की बात कर लेते हैं। सीयूटी से पहले क्या होता था कि पहले जो बच्चा 97% लाता था उसका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता था। अब वो 97% कैसे लाया कोई पूछने वाला नहीं था। इसका मतलब पहले जो आपका एडमिशन होता था वो मार्क्स के आधार पर होता था। पहले जो एडमिशन होता था मार्क्स के आधार पर होता था। तो प्रॉब्लम क्या भैया, नंबर के आधार पर होता था तो अच्छी बात था। नहीं, होता क्या था कि सीबीएसई के जो स्टूडेंट हैं और आईसीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं, वो स्टूडेंट सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट का मार्क्स मार्क्स ज़्यादा रहता था, क्योंकि वहाँ वही स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होता है। हम लोग जो स्टेट बोर्ड वाले हैं, जो झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, तो जो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हैं, उन बच्चों का मार्क्स उनके कंपैरिजन में देखे, उनकी तुलना में देखे तो कम होता था। अब अगर मान लीजिए कोई स्टेट बोर्ड का बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है, लेकिन मार्क्स कम आया, 80% मार्क्स आया। और सीबीएसई में, ठीक है, बहुत वीक भी बच्चा रहता है तो लगभग 70% आ ही जाता है। अब सोचिए अगर कोई बच्चा जो बहुत ही एक्स्ट्रा टैलेंटेड है, लेकिन बहुत मुश्किल से उसको स्टेट बोर्ड में 80% आया, क्योंकि स्टेट बोर्ड में पहले तो एग्जाम में बहुत कम आता था, अभी भी कोई कोई स्टेट बोर्ड इतना टाइट है, इतना टफ है कि उसको वहाँ मार्क्स लाना मुश्किल हो जा रहा है। तो ऐसे में स्टेट बोर्ड का बच्चा 80% ला रहा है, और सीबीएसई का सेम इसके जैसा ही बच्चा है जो 98% ला रहा है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी कहता है कि 98% को हम देंगे एडमिशन, तो ये बच्चा के साथ तो अन्याय हो गया। ये पढ़ने में ठीक बच्चा होने के बावजूद इसका अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ। इसका भी सपना था कि हम भी अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़े, इसके लिए जी जान लगा के स्टेट बोर्ड में लाए 80%। लेकिन मार्क्स के आधार पर एडमिशन होने के कारण इसका सीट भर जाता था दिल्ली यूनिवर्सिटी का। और उसमें भी अगर कॉमर्स की बात करें तो एसआरसीसी पहले भर जाता था, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। तो पहले ही, ठीक है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स ये पहले ही भर जाता था। तो एसआरसी पहले भर जाता था, जिसके कारण लोग जा नहीं पाते थे। ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटी, बहुत सारे कॉलेजेज है जहाँ लोग बच्चे पढ़ने के लिए परेशान रहते थे। बच्चों का मतलब सपना होता था कि हमारा यहाँ एडमिशन हो जाए, और उनका एडमिशन नहीं हो पाता था। उसके पीछे एक और रीज़न है कि अगर कोई सीबीएसई का ही बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा है, बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है, एग्जाम के समय बीमार पड़ गया, मार्क्स कम आ गया, एडमिशन नहीं हो पाता था, सुसाइड कर लेता था बच्चा, डिप्रेशन में चला जाता था स्टूडेंट, तो सरकार को लगा कि ऐसा नहीं होगा, ये गलत चीज़ है। सबको एक कॉमन मौका दीजिए, बराबर मौका दीजिए, जिसमें जो ताकत रहे वो आगे बढ़ सकता है। अब यहाँ पे कॉमन मौका देने का मतलब है कि सरकार ने मार्क्स के आधार पर एडमिशन के प्रोसेस को ही खत्म कर दिया। बोला आपको आपका मार्कशीट के आधार पर, मार्क्स के आधार पर एडमिशन नहीं होगा। इसका मतलब है अभी जो आपका 12th का मार्कशीट आएगा उसका कोई वैल्यू नहीं है, एडमिशन उसके आधार पर होगा ही नहीं। एडमिशन बस वो एक सर्टिफिकेट है, एक डॉक्यूमेंट्स है। एडमिशन किसी भी यूनिवर्सिटी में लेने के लिए आपको सीयूटी का जो एक मार्क्स होगा ना, इस पर डिपेंड करता है। इसके मार्क्स के आधार पर एडमिशन होगा, ना कि आपके मार्कशीट के आधार पर। बस आपका मार्कशीट एक डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आधार कार्ड एक डॉक्यूमेंट्स है, वैसे एक डॉक्यूमेंट्स है, और कुछ नहीं। आपका एडमिशन जो होगा वो सीयूटी के मार्क्स के आधार पर होगा। इसका मतलब है आपके मार्कशीट का कोई उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं रहा कि नहीं मार्कशीट दिखा दो उसके आधार पर एडमिशन, ऐसा कुछ नहीं है।
बस जैसे एक आधार कार्ड एक डॉक्यूमेंट्स है, वैसे मार्कशीट एक डॉक्यूमेंट्स है, एडमिट कार्ड एक डॉक्यूमेंट्स है। एडमिशन के टाइम जमा करना पड़ेगा, बाकी कुछ ज़रूरत नहीं है। एडमिशन CUET के मार्क्स के आधार पर ही आपका होगा। एडमिशन जब भी होगा तो CUET के मार्क्स के आधार पर ही आपका एडमिशन होगा। पहली बात तो ये समझ गए। दूसरा, सरकार क्यों लाई थी ये समझ गए। सरकार ये सभी देश के सारे स्टूडेंट्स को एक बराबर प्लेटफॉर्म देती है कि सबको बराबर मौका मिलता है। अब जब ये हुआ कि आपका CUET के मार्क्स के आधार पर एडमिशन होगा, तो चाहे CBSE का बच्चा हो चाहे स्टेट बोर्ड का बच्चा हो, सबको बराबर चांस मिला, बराबर मौका मिला, कॉमन मौका मिला। उसके बाद जिसमें दम है, जिसके गुर्दे में दम है वो एडमिशन लेगा, जिसके गुर्दे में दम नहीं है वो एडमिशन नहीं लेगा। मतलब जिसके अंदर क्षमता है पढ़ने की, जो पढ़ने में टैलेंटेड बच्चा है, वो ऐसे जगह पे एडमिशन ले सकता है। यहाँ पे कोई एरवी पैरवी तैरवी नहीं चलने वाला। सिर्फ CUET का मार्क्स, अगर आपका बच्चा CUET में अच्छा मार्क्स लाता है तो आप अच्छे कॉलेजेस में जा सकते हो। यानी हर स्टूडेंट अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जो है वो ले सकता है, उसका सपना पूरा हो सकता है, उसको CUET में मार्क्स लाना पड़ेगा। इसीलिए पूरे देश स्तर पर एक साथ CUET की परीक्षा एक साथ ली जाती है, चाहे वो किसी भी बोर्ड का स्टूडेंट हो, चाहे वो स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट हो, चाहे वो CBSE का स्टूडेंट हो, चाहे वो ICSE बोर्ड का स्टूडेंट हो, किसी भी बोर्ड का स्टूडेंट हो, सबको एक बराबर प्लेटफॉर्म दिया जाता है। एक जगह पे आइए, एक मंच पर लड़िए, जो जीतेगा सिकंदर बनेगा, जो नहीं जीतेगा वो छोटे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा। बात समझ गए। पहले भी ये CUET होता था, लेकिन पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए होता था। लेकिन अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी छोड़ दीजिए, अब देश के सारे यूनिवर्सिटी, चाहे कोई भी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हो, BBM के धनबाद हो, झारखंड के बारे में बात करें तो सारे यूनिवर्सिटी इसके अंदर शामिल हो गए। और जो बचे खुचे हैं वो भी इसके अंदर शामिल 1-2 साल में हो ही जाएंगे। सारे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको CUET का एंट्रांस टेस्ट पास करना होगा। फुल फॉर्म क्या बताए? कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रांस टेस्ट। कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रांस टेस्ट, ये 2024 की परीक्षा जो है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और ये जो वीडियो का सीरीज है ना, ये लगातार देखिए, यहाँ लिख भी दिया है, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रांस टेस्ट लिखा हुआ भी है, CUET का फुल फॉर्म। और इस वीडियो का जो सीरीज है ना लगातार जाएगा, 3-4 वीडियो में हम आपको समझाएंगे, क्योंकि एक बारे में पॉसिबल नहीं समझाना। पहला बात हम लोग मुद्दा समझा चुके हैं कि सब बच्चों को बराबर मौका सरकार देना चाहती है कहीं एडमिशन लेने के लिए। अगर आपके पास टैलेंट है, मार्क्स भले कम आया कोई मैटर नहीं करता, अगर आपके पास टैलेंट है तो आप उस टैलेंट को दिखाइए, इसका एग्ज़ाम क्रैक कीजिए, और एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद आप अपना एडमिशन लीजिए। वहाँ कोई एरवी पैरवी नहीं चलेगा। पहला बात आपको समझ आ गया। CUET क्यों जरूरी था ये समझ में आ गया कि सबको बराबर इक्वल, बोलते हैं इक्वालिटी का चांस देना चाहती है सरकार। सरकार ये चाहती है कि सबको बराबर मौका मिले, ताकि वो बच्चे आगे बढ़ सके। अब कुछ लोगों का कहना ये है, कुछ लोग ये कहने लगते हैं बाहर में कि झारखंड के लोगों को पढ़ाना नहीं चाहती है, क्योंकि झारखंड का बच्चा इतना टैलेंटेड है कि CBSE टकरा पाए। भाई ये कहने का आप क्या बोल रहे हो? आप समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो आप ये बात। आप अगर ऐसा बात बोल रहे हो कि झारखंड का बच्चा टैलेंटेड है, तो फिर जब SSC का एग्जाम होगा तो झारखंड का अलग SSC का एग्जाम होगा, बैंकिंग का एग्जाम होगा तो झारखंड का बच्चा का अलग बैंकिंग का एग्जाम होगा। तो नहीं है तो लायक बनना पड़ेगा, और नहीं बनेगा तो नहीं मिलेगा नौकरी। सिंपल बात है, ये समझने वाली बात है कि अगर नहीं बनेगा तो नहीं मिलेगा नौकरी। और बैंकिंग में उसका अलग एग्जाम नहीं होगा, SSC में उसका अलग एग्जाम नहीं होगा, UPSC में उसका अलग एग्जाम नहीं होगा। साथ ही पढ़ना पड़ेगा, आपको टैलेंटेड बनना पड़ेगा। नहीं बनेंगे तो कोई मतलब नहीं है, फिर उस पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं है। इस बात को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि CUET की तैयारी कैसे करें। ऐसे उससे पहले फॉर्म कैसे भरेंगे, अभी इसका फॉर्म आया नहीं है, बट कुछ गाइडलाइंस आ गया है कि एग्जाम सेंटर्स कैसे। तो लगातार 3-4 वीडियो में समझाएंगे, एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है कि CUET की सारी जानकारी हम आपको दे पाएँ, एक वीडियो में आप समझ भी नहीं पाओगे। देखा करके चलते हैं। कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों एजुकेशन मिलेगा आपको CUET के लिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको भी मिलेगा, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको भी मिलेगा। और कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास दिया है, तैयारी करें। और ऑफलाइन ऑनलाइन स्टडी मटेरियल मिलेगा, ये तो ठीक है, ये सब जानकारी है, ठीक है। आपको अगर क्लास करना है तो उसके लिए कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का एक एप्लीकेशन है, वहाँ पे मिल जाएगा। और यूट्यूब चैनल तो आपके पास था ही, उस यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा आपको जानकारी, जहाँ से आप जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत है कि कैसे पढ़ें? तो चलिए थोड़ा सा जानकारी हम लोग लेते हैं कि सब्जेक्ट कैसे रखेंगे, कितने सब्जेक्ट की परीक्षा होगी। तो सब्जेक्ट की जानकारी जब हम लोग लेते हैं कितने सब्जेक्ट की परीक्षा होगी, तो सब्जेक्ट हम लोग बात करते हैं तो 3 सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। पहला है लैंग्वेज पेपर, लैंग्वेज पेपर भाषा एक चुनना पड़ेगा। लैंग्वेज में बहुत सारे पेपर दिए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे जो
ज़्यादातर स्टूडेंट हैं जो हमको देख रहे हैं, वो जानने वाले लोग हैं, वो दो ही लैंग्वेज वाले होंगे, इंग्लिश और हिंदी। तमिल वगैरह तो नहीं जानते होंगे, तमिल तेलुगु ये सब नहीं जानते। तो या तो आपको इंग्लिश चुनना है या तो हिंदी चुनना है, लैंग्वेज मतलब एक पेपर आप लैंग्वेज पेपर का एग्ज़ाम लिखेंगे, तो जो बच्चा हिंदी मीडियम वाला हिंदी चुन लेता है, और जो इंग्लिश मीडियम वाला इंग्लिश चुन लेता है। दूसरा पेपर होता है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट यानी यहाँ चुनना है, यहाँ पे चॉइस है स्टूडेंट के ऊपर कि स्टूडेंट क्या चुनना चाहता है। तो दोनों में से कोई एक चुन लेंगे आप लैंग्वेज में। ध्यान दीजिएगा जब फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो कैसे चुनिएगा, लैंग्वेज पेपर में आपको हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक पेपर चुनना है। दूसरा जो टेस्ट है वो क्या है, जनरल टेस्ट। ये लेना ही लेना सबको, ये चॉइस नहीं, यहाँ पे ये सबके लिए कंपलसरी पेपर है, आपको लेना ही पड़ेगा। कंपलसरी पेपर है ये, आपको लेना ही पड़ेगा, इसमें कोई चॉइस नहीं है, याद रखना है। तो कंपलसरी पेपर हो गया, यहाँ पे चॉइस है, आप हिंदी चुनो या इंग्लिश चुनो। तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है इंग्लिश चुनेंगे, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है हिंदी चुनेंगे। यानी वो स्टूडेंट के ऊपर चॉइस हम छोड़ देते हैं कि स्टूडेंट जिसमें स्ट्रांग है वो चुनेगा। और एक होता है डोमेन पेपर, जिसको ऑनर्स पेपर आप बोलेंगे। डोमेन पेपर में आप डोमेन एक भी चुन सकते हैं, एक डोमेन भी चुन सकते हैं, दो डोमेन भी चुन सकते हैं, तीन डोमेन भी चुन सकते हैं, चार डोमेन भी चुन सकते हैं। चार डोमेन तक चुनने का ऑप्शन रहता है। वैसे बोला जाता है कि छः से ज़्यादा डोमेन मत चुनिए, वैसे आप छः भी चुन सकते हैं, आपको जिसमें लिखना है लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको अगर श्योर आप बड़े, अगर फिर बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, जो जो बच्चा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए CU सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए भर रहा है, वो कम से कम चार डोमेन जरूर चुनेगा कि चलो एक में नहीं तो दूसरा में होगा, दूसरा में नहीं तो तीसरा में होगा। और जो लोकल यूनिवर्सिटी के लिए भर रहे हैं वो एक डोमेन काफ़ी इनके लिए, जो लोकल यूनिवर्सिटी के लिए भर रहे हैं एक डोमेन या दो डोमेन उनके लिए काफ़ी है। और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी भर रहे हैं, मतलब जो देश स्तर के यूनिवर्सिटी, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, पश्चिम बंगाल है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, पश्चिम बंगाल में विश्व भारती यूनिवर्सिटी है, ये सब यूनिवर्सिटी के लिए अगर भर रहे हैं तो कम से कम चार डोमेन जरूर चुन लीजिए। डोमेन चुनने का रीज़न क्या है, क्यों हम चार पेपर चुनेंगे, इसीलिए क्योंकि मान लीजिए अगर कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी में बात कर रहा है या JNU में बात कर रहा है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, अब हम वहाँ पे अकाउंट्स के लिए चुने। अब हुआ क्या, एग्ज़ाम तो हम लिख दिए, मार्क्स मेरा आया, लेकिन जब वहाँ अकाउंट्स का जितना स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट था, मान लीजिए 100 सीट अकाउंट्स का है, अब मेरा 105 रैंक है, तो 100 लोग तो ऐसे शिफ्ट है, अगर उसमें एक दो छोड़ेगा तो मेरा चांस बन सकता है। अब 100 लोग भर गया तो मेरा 105वां रैंक है, तो वहाँ तो हुआ नहीं। तो फिर भाई दूसरा कहाँ पे, अब आप दूसरा अप्लाई ही नहीं किए, एक ही को अप्लाई किए हैं, कहानी खत्म, फिर जाइए दूसरा में। लेकिन हमारा सपना है कि हम JNU में पढ़े, तो हम हमारा सपना है कि अकाउंट्स नहीं तो मैनेजमेंट में मिल जाए। तो देखिए मैनेजमेंट में मेरा कोटा बन गया, तो इसीलिए बोलता है डोमेन एक से ज़्यादा चुनने के लिए कि अगर एक में सीट भरा तो दूसरे में चांस बनेगा, दूसरे में भरा तो तीसरे में चांस बनेगा, उसी यूनिवर्सिटी में जिसमें आप पढ़ना चाहते हैं। लेकिन अगर आप एक ही डोमेन चुनते हैं तो फिर आपको यूनिवर्सिटी चेंज करना पड़ जाएगा। इसीलिए बहुत लोग ये चाहता है कि हमारा एक से ज़्यादा डोमेन रहे, ताकि हम उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ें जहाँ पे हमको पढ़ने का चांस बन रहा हो, जहाँ पे हम पढ़ना चाहते हैं उसी यूनिवर्सिटी में चुने थे पढ़ें। तो ऐसी स्थिति में याद रखना कि आपको एक से ज़्यादा डोमेन चुनना चाहिए, क्लियर। लेकिन एक डोमेन भी चुनिएगा तो चलेगा, 6 डोमेन भी चुनिएगा तो भी चलेगा, पेमेंट अलग अलग लगेगा, एक दो डोमेन का पेमेंट अलग होगा, 6 डोमेन का पेमेंट अलग होगा। तो पेपर में कितना चुनना है, एक लैंग्वेज, दूसरा जनरल टेस्ट, तीसरा डोमेन। डोमेन में आप अपना चुन लो जिसमें एग्ज़ाम देना चाहते हो, जिसमें आप अपनी परीक्षा देना चाहते हो। तो भाई जो साइंस का बच्चा हो साइंस में से कोई डोमेन चुनेगा, जो आर्ट्स का बच्चा है वो आर्ट्स में से कोई डोमेन चुनेगा, और जो कॉमर्स का बच्चा हो कॉमर्स में से कोई डोमेन चुनेगा, ठीक है। तो आगे किस में क्या करना है उससे रिलेटेड आप डोमेन चुन सकते हैं कि हमको फ्यूचर में क्या करना है, ठीक है। अगर कोई बच्चा कॉमर्स से ग्रेजुएट करना है तो कॉमर्स का डोमेन चुन रहा है, आर्ट्स से ग्रेजुएट करना है तो आर्ट्स का डोमेन चुन रहा है, और साइंस से ग्रेजुएट करना है तो साइंस का डोमेन चुन रहा है। नहीं, जिससे आप ग्रेजुएट करना चाहते हैं उसका डोमेन चुनेंगे, और जिसका डोमेन चुनेंगे उसी का परीक्षा आपको देनी होगी, उसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। ये है सब्जेक्ट का सिलेक्शन की, कैसे हम इसको पूरा सब्जेक्ट का सिलेक्शन करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही काम के लिए है उन बच्चों के लिए जिनको पता नहीं कि CUET है क्या। तो बेसिक जानकारी मैं दे रहा हूँ CUET के, पहले CUET का फुल फॉर्म, CUET का जरूरत क्यों पड़ा, और CUET में सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे करेंगे, इसके बारे में। अब एग्ज़ाम का इसका पैटर्न क्या है, किस तरह से इसकी परीक्षा होगी। बहुत लोगों को मन में होगा कि सर परीक्षा का पैटर्न क्या है। तो इसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो है CBT। एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो है CBT। CBT का मतलब था कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कोई पेपर ऊपर नहीं मिलेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसको बोलते हैं ऑनलाइन परीक्षा। ऑनलाइन आपको परीक्षा देनी है, ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर में बैठ के आपको टेस्ट देना है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये।
तो आप आराम से सीबीटी में जाके टेस्ट दे सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ऑनलाइन में आपको देना है। हालांकि इस बार थोड़ा सा संशोधन किया है, इसको ऑफलाइन मोड में भी लेकर आ रहा है। थोड़ा अगर देख लेते हैं, क्लैरिफाई हो जाता है सारा मामला। जब क्लियर हो जाएगा तब हम उस पर वीडियो बनाएंगे कि ऑफलाइन में भी एग्जाम होगा कि नहीं होगा। ये है। दूसरा है क्वेश्चन किस कैसा, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा। तो क्वेश्चन का पैटर्न जो होगा, क्वेश्चन पैटर्न जो होगा वो एमसीक्यू होगा। क्वेश्चन पैटर्न जो होगा वो एमसीक्यू का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसमें तो खैर आप लोग माहिर हैं एमसीक्यू पढ़ने में, तो एमसीक्यू का क्वेश्चन पूछा जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो प्योर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। यहाँ पे कोई चीटिंग नहीं होगा। हाँ, एक और बात ध्यान रखना है कि आपका और आपका पड़ोसी का जो कंप्यूटर है उसमें सवाल सेम नहीं आएगा। इसको बोलते हैं सफल ऑल। उसमें सफल ऑल किया रहेगा। सफल ऑल का मतलब जंपिंग होता है क्वेश्चन। हमारा अगर 13 नंबर में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो क्वेश्चन हमारे पड़ोसी का जो है वो 3 नंबर में आएगा। आएगा तो सेम ही, लेकिन 3 नंबर में आएगा। अब यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाएगा आप कॉपी करना, चीटिंग करना, क्योंकि सफल ऑल रहता है, किसी में क्वेश्चन अलग है, किसी में ऑप्शन अलग है। अब देखिए क्या होता है ऑप्शन अलग में, क्या दिक्कत आ रहा है कि मान लीजिए कि अगर हमारे में ऑप्शन बी है तो वही वाला दूसरा मेरे दोस्त के पास जाएगा सेम क्वेश्चन, तो उसका ऑप्शन डी में वो वाला होगा। यानी ऑप्शन भी बदल जाता है और क्वेश्चन भी बदल जाता है। क्वेश्चन का क्रम भी बदलता है और ऑप्शन का क्रम भी बदलता है, जिसके कारण यहाँ पे आपको चीटिंग करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। नो चीटिंग, याद रखिएगा, कोई चीटिंग नहीं। तो आपको अपने बदौलत, अपने मेहनत पर इसको निकालना है। और सीयूटी जब परीक्षा होती है तो इसमें पास और फेल का नहीं रहता है, इसमें रेटिंग का, रैंकिंग का होता है। कैसे, आप जब आईआईटी का एग्ज़ाम लिखते हैं तो आईआईटी के एग्ज़ाम में कोई फेल नहीं होता है, नहीं बोलता कि हम फेल हो गए, उसका रैंक आता है। अब रैंक अगर बहुत नीचे आएगा, बहुत, अगर ऊपर वाला रैंक आया, अच्छा रैंक आया, तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन करने का मौका मिलेगा। रैंक अगर नीचे आया तो मिलेगा एकदम लोकल कॉलेज जहाँ पे उस रेंज का एडमिशन हो। तो जैसे जैसे आपका रैंकिंग होगा उस आधार पर तय होगा कि आपका एडमिशन किस कॉलेज में होने वाला है। बात समझ गए, किस कॉलेज में होने वाला है। दूसरा एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगले साल से सरकार 5 ईयर, 5 साल का बीएड प्रोग्राम लेकर आ रही है। इस साल के लिए नहीं है, अगले साल से 5 साल का बीएड प्रोग्राम, 4 साल का बीएड, सॉरी 5 नहीं 4 साल का बीएड प्रोग्राम लेकर आ रही है, जो 12th के बाद बच्चे जाके बीएड कर सकते हैं। तो वो इस साल के लिए नहीं है, अगले साल से उसको लेकर आएगी। अगले सेशन से 24-25 वाले सेशन से ही आप लोगों को भी ये मौका मिलेगा। लेकिन उसके लिए अभी आप लोगों को पहले सीयूटी देखना है, क्योंकि इससे यूनिवर्सिटी में जाने का चांस बनता है। अगर बीएड का लेकर आती है सरकार तो उसका भी एंट्रेंस अगर लेगी तो उसका एंट्रेंस दे देना, वो अलग इशू है, अभी उसका क्लारिफिकेशन नहीं आया है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो एडमिशन होता है रैंक के आधार पर होता है, पास फेल के आधार पर नहीं। जितना अच्छा रैंक होगा देश का उतना ही अच्छा यूनिवर्सिटी अपने को मिलेगा, जितना खराब रैंक होगा वैसा ही खराब यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलेगा। तो रैंकिंग के आधार पर, रैंकिंग के आधार पर आपके कॉलेजेज में एडमिशन होंगे कि कितना रैंक आप लाते हैं, उस आधार पर कॉलेज आपको मिलेगा और उसी आधार पर आपका एडमिशन होगा। जो इसका एग्जाम कंडक्ट करता है वो कौन करता है, एग्जाम कंडक्ट करता है एनटीए। सीयूईटी का एग्जाम कंडक्ट करता है एनटीए। एनटीए एक देश की ऐसी एजेंसी है जो परीक्षा लेने का काम करती है। इसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। देखिए यहाँ लिखा है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो सी मतलब जो यूजीसी नेट के लिए भी परीक्षा यही लेती है। जो यूजीसी नेट के लिए परीक्षा होती है वो भी परीक्षा एनटीए लेती है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का काम है इसकी परीक्षा को ऑर्गेनाइज करना। पिछले बार बहुत दिक्कत हुई थी परीक्षा को लेके, तो इस बार जो एनटीए भी अपना प्लान बना रखा है कि कैसे हमको रोड मैप तैयार करना और कैसे लोगों को आसान तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है, ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो और आसानी से बच्चे एग्ज़ाम दे पाएँ। मैं एक बात और आप लोगों को बता देना चाहूँगा, और आज वीडियो इतना ही रखेंगे। अगले क्लास में हम लोग इसके और चर्चा करेंगे डिटेल सिलेबस को लेकर कि आखिर हम लोगों को जो पेपर पढ़ना था, सब लैंग्वेज पेपर, जनरल टेस्ट, उसके अंदर क्या क्या पढ़ना था, लैंग्वेज पेपर में क्या पढ़ना था, जनरल टेस्ट में क्या पढ़ना था, तो एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। अभी मैं आपको ये बता दूं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का जो एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड होता है वो थोड़ा सा हाई होगा। आप अगर स्टेट बोर्ड में पढ़ रहे हैं तो स्टेट बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न होता है वो थोड़ा सा लो ग्रेड का होता है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न होता है थोड़ा सा हाई ग्रेड का होता है। तो एमसीक्यू जो आप पढ़ रहे थे ना, वो यहाँ पे बहुत कम काम करेगा। आपको फिर से नए सिरे से एमसीक्यू पढ़ना होगा, थोड़ा स्टैंडर्ड टाइप का एमसीक्यू पढ़ना होगा जहाँ पे सोचने की जरूरत है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का जो एमसीक्यू होता है वो आपको पूछा जाएगा। आपको झारखंड बोर्ड वाला एमसीक्यू नहीं पूछा जाएगा, बिहार बोर्ड वाला एमसीक्यू नहीं पूछा जाएगा, या किसी स्टेट बोर्ड का एमसीक्यू नहीं पूछा जा रहा है। जो सीबीएसई का स्टैंडर्ड है उसको उसको मानक को वो तय करता है और उसी मानक के आधार पर आपसे सवाल पूछा जाता है। तो आप वहाँ पे थोड़ा फेल हो जाते हैं, आप अपने आप को वहाँ पे बैठा नहीं पाते, सेट नहीं कर पाते। इसलिए अपनी तैयारी बहुत स्ट्रॉन्ग करें, तैयारी बहुत मजबूत करें, और हम लोग
अगले क्लास में बता भी देंगे कि बैचेज वैसे 2 मार्च से शुरू हो रहा है। मैं आपको बता दूं 2 मार्च से हमारे यहाँ बैचेज शुरू हो रहे हैं CUET के लिए। ठीक है, तो 2 मार्च से हम लोग तैयारी में लग जाएंगे और कंटिन्यूस अपनी तैयारी करेंगे। 2 मार्च से हम लोग बैच शुरू कर रहे हैं। उसका फीस स्ट्रक्चर वगैरह हम लोग एक बार और अगले वीडियो में डिस्कस करके बता देंगे क्या फीस स्ट्रक्चर होगा, कैसे आप जुड़ेंगे। अभी ये वीडियो सिर्फ आपको ये जानकारी देने के लिए CUET है क्या और इसकी आवश्यकता देश में क्यों है और इसके अंदर हमको क्या पढ़ना है, कैसे एग्जाम देना है, एग्जाम का मोड क्या है, इन सारी जानकारियों को आज हम लोग एक वीडियो में समेट के आपके सामने लेकर आए। जल्द ही लेकर आएंगे इसका सेकेंड पार्ट और आपको और जानकारी देंगे CUET से संबंधित। थैंक यू।